अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मद्दे मुकाबिल और मैं हूं आमना जंजुआ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा। आज की डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पीटीआई ऐलान के बावजूद एहतजाजी तहरीक शुरू ना कर सकी। बैरिस्टर गौहर और कप्तान की बहनों की जेल में बानी पीटीआई से अहम मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन गंडापुर के लिए कितना बड़ा इम्तहान होगा? क्या मेंबरान पार्टी फैसले के मुताबिक वोट देंगे? सदर जरदारी की तब्दीली की खबरें भी दम तोड़ गईं। पीपल्स पार्टी ने तरदीद कर दी। इन तमाम सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना। इसके अलावा सदर ट्रंप और एलन मस्क फिर आमने सामने आ गए। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात की बारिश। एलन मस्क ने अमरीका के यौम आज़ादी के दिन नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ तजारती जंग भी जारी। ट्रंप ने कई ममालिक को मुआहिदा ना होने की सूरत में 52% टैक्स आयद करने की धमकी दे दी। इन तमाम इंटरनेशनल इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनैद सफदर का लाहौर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान। मरियम नवाज ने ट्विटर पर ट्रैफिक पुलिस को शाबाश दे दी और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर तनकीद और हक में नई बहस भी छिड़ गई। इस इशू पर भी बात करेंगे। सबसे पहले रऊफ क्लासरा साहब की तरफ जाते हैं। सर, ये बताइएगा कि पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है और अब तक शुरू नहीं हुई। कैसे देखते हैं आप इसको? कब तक शुरू होती हुई नज़र आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया। ये पीटीआई का बड़े अरसे से ये बयान जो है ये सामने आ रहा है और कोशिश की जा रही है कि हम किसी तरीके से हम ये जो तहरीक है इसको शुरू करें। और स्पेशली इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये ईद के बाद भी ये बात की थी कि हम इसको तहरीक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन दरमियान में वो इसके बाद हमने देखा ईरान और उसकी इसराइल की जंग की वजह से उसको भी वो किया गया, उसको डेफर किया गया। अब जो पीटीआई को सबसे बड़ा मेरा ख्याल मसले आ रहे हैं, तो इंटरनल इनके अपने प्रॉब्लम है, बहुत सारे गैर हैं कि पार्टी के अंदर जो है वो नहीं है, एक यूनिटी नहीं है, पार्टी बहुत बुरे तरीके से डिवाइड हुई हुई है, आपस में लीडरशिप जो है इनके अब इश्यूज़ हैं, मसाइल चल रहे हैं। सो खान साहब बार बार ये बात कहते हैं, अलीमा खान साहब भी कहते हैं, खान साहब कह रहे हैं मैं बह रहूँगा, सबको देख लूँगा कि कौन जो है पार्टी में क्या कर रहा है। जब से पार्टी मेरा ख्याल है अलीमा खान साहबा के और इनके हाथ में आई बुशरा साहबा के, उसके बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हुए हैं, क्योंकि उन ख़वातीन ने जिस तरीके के पार्टी की सीनियर लीडरशिप को हैंडल किया है तो मेरा ख्याल उस पर रिएक्शन आया है। और बुशरा साहब ने तो बड़ा सख्ती से उनको डील किया था जब पिछले साल नवंबर में आए थे। उसके बाद इन्होंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो थी उसको गाली गलौज भी की, बुरे अल्फाज भी कहे सलमान अकबर राजा साहब को, हामिद रज़ा साहब को। तो उसका नतीजा ये निकला है कि पार्टी के अंदर इस वक्त एक फूट है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उनकी वो गिरबान उन्होंने पकड़ी हुई है। और जो खान साहब के जहन में थी कि पार्टी जो है मुझे वो शायद कि बहुत बड़ा कोई जुलूस निकाल लेगी, लोग लेकर आएगी और यहाँ पर इस्लामाबाद में हंगामे हो सकते हैं और हंगामों पे काबू पाने के लिए मेरे पास आएंगे और मुझे रिलीज़ करके लाया जाएगा, जो उनकी प्लानिंग थी वो तो बुरे तरीके से नाकाम हुई है। उनके पास कुछ मौका था उस नवंबर में, कुछ हुकूमत से फ़ायदे ले सकते थे, लेकिन वो जो टाइम था उसको मिस कर बैठे हैं। अब वो क्योंकि बुशरा साहब अभी जेल में हैं, बचा के अलीमा खान साहबा हैं, क्योंकि खान साहब उनके अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब पार्टी की जो लीडरशिप है, मेन अब पार्टी के चेयरमैन कौन है, इस बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकबर राज साहब सेक्रेटरी हैं, उन दोनों पे खान साहब का ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। वो जो भी इस वक्त वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो मैसेजिंग हो रही है, वो अलीमा खान साहबा के ज़रिए हो रही है। और अलीमा खान साहबा बाज़ ऐसे बयान भी दे देती हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी की यूनिटी जो है वो ख़राब हो रही है। सो मुझे तो नहीं लगता कि पार्टी जो है इस वक्त, आगे गर्मियाँ भी हैं, आप देख रहे हैं, मतलब इस वक्त जुलाई का महीना है, आगे अगस्त है, अब ये 2 महीने बड़े थोड़े से मुश्किल हैं, टफ़ भी हैं। तो इट्स अ बिट अगर मुश्किल। और फिर पंजाब से कोई बंदे बाहर नहीं निकल रहे, KPK से तो मैं नज़र आए थे। अब की दफ़ा अलीम गंडापुर साहब जो हैं वो भी ज़्यादा इतने खुश नहीं है पार्टी अफेयर से, उनको भी खान साहब ने कह दिया जी आप वज़ारत आला चलें, आपका कोई तल्लुक़ नहीं, मैं खुद बैठ कर चलाऊँगा उमर अयूब के ज़रिए। सो बहुत सारी कम्प्लिकेशंस तो हैं। अब इन हालात में पार्टी का वर्कर निकलता है, लोग निकलते हैं, हुकूमत अपने आप को सेट समझती है, एस्टेब्लिश समझती है। सो लॉट ऑफ इफ्स एंड वो कहते हैं इफ्स एंड बट्स आर देयर। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने कहा है कि 2 महीने हैं और इसमें गर्मी भी होती है, तो मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई जो है वो एक अच्छे मौसम का इंतज़ार कर रही है। तो कोई ऐसी सिचुएशन होगी नज़र आती हुई कि आपको लग रही है कि उसमें इन 2 महीनों में यूनिटी भी नज़र आएगी? जैसे आपने देखा है कि इतने ब्लॉक्स बने हुए हैं पीटीआई में कि पीटीआई को दुश्मन की ज़रूरत नहीं रही।
ब्लॉक्स तो ये हैं, और मैं वही कहता हूँ कि पीटीआई के अंदर ये नाराज़ हो जाते हैं खान साहब के जो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, लेकिन खान साहब का अपना इसमें बड़ा हाथ है इस तरह के ब्लॉक्स या इस तरह के डिवीजन करने का पार्टी में। जब आप रोज़ाना की बुनियादों पे 10-12 लोगों से बनेंगे, मतलब आपने बना दिया, खुद चेयरमैन बना दिया बैरिस्टर गौहर साहब को, और साथ में बना दिया आपने सलमान अकम राजा साहब को, सेक्रेटरी जनरल हैं, इनको पार्टी चलाने देना। उसके बाद 10 वकील आपसे रोज़ाना मिलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, 10 वकील आके डिफरेंट वो बातें करते हैं, फिर पॉलिटिशियंस मिलते हैं, वो निकलते हैं, वो डिफरेंट बातें करते हैं, फिर ये बेचारे दोनों मिलते हैं, ये कुछ और कहते हैं, फिर जब आपके अगर अलीमा खान साहबा मिलती हैं, उनकी बहनें मिलती हैं, वो आके बहर और बातें करती हैं और वो अपनी लीडरशिप के खिलाफ करती हैं। सो पार्टी के अंदर जो इस तरह की ग्रुपिंग हुई है, खान साहब को जो चाहिए था, जो मेरा ख्याल पार्टी मुत्तहिद रहती कि आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है आप सिर्फ 2 लोगों के जरिए करें, उन्हीं 2 लोगों से पॉलिटिकल अफेयर्स डिस्कस करें। एक पार्टी के चेयरपर्सन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, दूसरे सलमान अकम राजा साहब हैं। आपने हर आते जा जिसके साथ आप अपना ये केस भी डिस्कस कर रहे हैं, इसका इद्दत का केस डिस्कस कर रहे हैं, या आप उनके साथ ये मलिक रियाज वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला कर रहे हैं, या गिफ्ट्स वाला कर रहे हैं, जो भी केसेस आप कर रहे हैं, साइफर वगैरह वटेवर। सर आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो सर। सर उनकी तरफ चलते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि सर आप ये बताएं कि 2 बार पीटीआई ने जो एहतजाजी तहरीक शुरू की थी वो हमें फ्लॉप शो नज़र आया है। दोनों बार गंडापुर जो है वो आवाम को सड़कों पर छोड़ने के बाद खुद भाग निकले हैं, तो क्या आप तीसरी बार ट्रस्ट करेंगे पीटीआई का वर्कर बाहर निकलेगा? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं माजरत में थोड़ा सा लेट हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं अभी इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया है आज की मुलाकातों के हवाले से, और उसमें वो कह रहे हैं कि अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम जबरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। और 2 टोक पैगाम दिया है कि जो वजन नहीं उठा सकता वो पार्टी से अलग हो जाए, तहरीक से अलग हो जाए। और वो साथ कह रहे हैं कि नुक्ता अरूज होगा 5 अगस्त को, जिस दिन मेरी नाहक कैद को 2 साल हो जाए। वो सारी कहानी बता के, अच्छा अब समझ ये नहीं आ रही कि बेगम बुशरा तो उनके साथ हैं जेल में, ज़ाहिर इकट्ठे तो नहीं है लेकिन मुलाकात होती है, तो वो 26 नवंबर के वाक़े की क्यों नहीं अपनी बहनों के जरिए तफसीलात बताते कि उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर ने क्या किरदार अदा किया था, क्योंकि उनकी बेगम की बहन मरियम रियाज भट्टू ने ऐसी बातें की थी कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया। वीडियो तो कुछ और बता रही हैं, तो एक तो वो क्लियर करें लोगों को, जो बात हो रही है कि जी आपने 2-3 दफा लोगों को निकाला, आपकी लीडरशिप खुद गायब हो जाती है या अचानक चली जाती है वापस, लोगों को बीच में छोड़ के लोग मुकदमात भुगतते हैं, जमानतें होती हैं, फिर उनके पास पेशियों पे आने के भी पैसे नहीं होते और वो सारे मुतफिक्र हैं। और ये सारा बोझ इस वक्त तक केपी के लोगों ने उठाया है। और जब आपने एक बड़ा जुनैद अकबर सूबाई सदर बनाया जो कहता था मैं सड़कें भी बंद कर दूंगा, तो उसका आशय ये हुआ कि वो कहते मेरे डीपी और डीसीओ मेरी बात नहीं सुनते, और जो जलसा जिन्होंने कराया असद कैसर और शहराम तरह कहीं ने, उनकी कोई नहीं सुनता, बैरिस्टर गौहर की कोई नहीं सुनता। तो ऐसे में आप पंजाब से कैसे तवक्को करेंगे कि लोग वहां से निकल के आएंगे, जबकि पहला मरहला यही है कि आपने एहतजाज करना है अपने जिलों में। तो इस हफ्ते में उन्होंने कहा है कि हम तफसीलात भी देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही, जो रऊफ भाई भी अभी बात कर रहे थे कि आपको, लेकिन इन्होंने वो 2 नाम दिए जो वुकला हैं। मेरा थोड़ा सा इसमें यह है कि इनको क्लियर कट कैसी लोगों से बात करनी चाहिए, अपनी पार्टी के कैसी जहनों से बात करनी चाहिए। वुकला मुशावरत में जरूर शामिल हो, और बैरिस्टर गौहर को तो चेयरमैन बनाया तो उनकी तो बनती है बात। तो अभी तो इतलात ये है ना कि वो उमर अयूब को कहा गया कि जी तहरीक तो आपने लीड करनी है, लिहाजा आप प्लान करें। तो ये बड़ा मसला होगा। इमरान खान साहब बेशक मीडिया में ये बात ज़ाहिर हम कर रहे हैं, मीडिया में आ रही है, लेकिन ये मुझे कोई नजर नहीं आ रही कि कोई कामयाबी बनती भी होगी। जी ईरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि खान साहब ने कहा कि जनाब कि जो पार्टी का ये इसका एजिटेशन का बोझ नहीं ये उठा सकते और पार्टी से अलग हो जाएं, तो कितने लोग बोझ उठा पाएंगे और कितने लोग ये अलग हो जाएंगे सर, आपकी क्या रीडिंग है? देखिए कई दफा पंजाब की तो पूरी क़यादत कितनी दफा कहा है आ जाओ बाहर आ जाओ। एक दफा हमाद अजहर सामने भी आए, इस्लामाबाद में नजर आए, फिर पेशावर हाईकोर्ट में नजर आए और उसके बाद से वो गायब हो गए। मियां असलम इकबाल हैं, यानी जो लोग मेन स्टालवर्ट हैं, जो इनकी काबीना का हिस्सा थे सूबाई और मरकजी, और जिनके सर पे पूरी बैंक करती थी पीटीआई की तहरीक, वो तो अब तक भी नहीं आए, तो अलग कैसे होंगे? फैसल फरीद चौधरी कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर ने आज जाके कहा इमरान खान साहब को, जो हमारे रिपोर्टर ने खबर दी कि जी आप मेहरबानी कर
तो लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये निकालने की बात ना करें बल्कि बातचीत का रास्ता बनाएं। अब जो उनका चेयरमैन कह रहा है वो बात खान साहब ने जीरो कर दी है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि उनको कहा गया है कि भाई तुम्हें जब दिल करता है, कोई सुबह 7 बजे आ जाता है मिलने के लिए और नहीं करता तो नहीं करता, लिहाजा हम अपनी तहरीक चलाएंगे। इमरान साहब का मसला है कि वो कोई एक पायदार पॉलिसी नहीं बना सके। ठीक है, आप मज़ाहमत भी करें लेकिन गुफ्तगू का रास्ता भी बनाएं। अब वो कभी गुफ्तगू इस तरह करते हैं कि फिर वो गुफ्तगू करने वालों को झाड़ देते हैं कि क्यों की है बात, और मज़ाहमत उनकी कामयाब नहीं हो रही। उनके लिए ये बहुत टफ टाइम है कि वो कह रहे हैं कि मैं तो वहां से तहरीक चलाऊंगा। हाँ, अलबत्ता जो बात आज उनकी हमशीरा की जुबानी सामने आई है वो ये है कि उनके दोनों साहबजादे अमेरिका जाएंगे और वो आके यहाँ पे तहरीक को ज्वाइन करेंगे। भाई आपको पता है कि अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, मतलब इस पूरे रीजन में विरासत तो चलती है, ये नहीं है बात कि नहीं चलती। तो या तो इनकी बहनें लीड करें या उनके बेटे आके लीड करें। तो जब वो बेटे आएंगे तो हम फिर तबसरा करेंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहनें अगर निकलेंगी, जैसे कुलसूम नवाज निकली, मरियम नवाज निकली और बेगम नुसरत भुट्टो निकली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो निकली, तो उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को दबाम बख्शा। इस खित्ते में ये सिस्टम चलता है कि घर से लोग लीड कर रहे हो। अब जिनके जिम्मे ये लगाते हैं वो 2-3 दफा आके जा चुके हुए हैं, तो ये तो लोगों के लिए, इनके डायहार्ड्स के लिए, फिर उनके बारे में जो ये कहते हैं हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हुई, बहुत सारे इन्वेस्टर चुप करके बैठ गए हैं कि नहीं अब हम इन हालात में नहीं चल सकते कि पीटीआई को सपोर्ट करें और हमारे कारोबार भी तबाह हो जाए। अच्छा, आपने अभी एक तरीक़ी तौर पर बड़े अहम हवाले दिए हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इसी तरह लीड किया, नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी किया। इससे पहले हमने देखा फातिमा जिन्नाह साहिबा ने भी उनके 1960s में उन्होंने जना अयूब के ख़िलाफ़ किया था। फिर अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया कि उसमें कुलसूम नवाज साहिबा आई, मरियम साहिबा आई, मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। अभी एक उनमें बुशरा साहिबा में हमें नज़र आया था कि वो शायद उनमें करंट है और वो पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव हैं, पॉलिटिकली तौर पर एम्बिशियस भी हैं, वो सामने आना चाहती हैं, वो आई भी सही, वो जेल में हैं। तो क्या अलीमा खान साहिबा में इतनी है कैपेसिटी, इतना करिश्मा और है उनका कि वो एक क्राउड को लीड कर सकें और वो आए, बंदे भी लेकर आए? बुशरा साहिबा तो ले आई थी वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब के उससे सूबे से, तो अलीमा खान साहिबा को लीड करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से पंजाब से कोई बंदे ला सकेंगी? उनमें है इतनी कैपेसिटी आपका खा रहे पॉलिटिकली तौर पर? देखिए, जब बेगम बुशरा आई, अभी हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त तंजानी की बात आई थी और एक पॉलिटिकल रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी, जो बेगम बुशरा निकालने हमें डी चौक जाना है। उसके बाद वो रास्ता भी खत्म हो गया और वो जो इनका प्रेशर रह सकता था अगर ये संजानी में रुक जाते कि पता नहीं क्या कर देंगे, वो भरम भी खराब किया। तो उसके बाद तो 26 नवंबर के बाद से तो तहरीक नहीं चल रही ना। तो अब जो उनकी बेगम साहिबा थी, उनके साथ जो भी हुआ, मैं जैसे कह रहा था कि वो बात तो इमरान खान की जुबानी सामने आनी चाहिए, ताकि अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब पे जो शकूक के साए बेगम अलीमा खान साहिबा की तरफ से आ रही हैं कि इमरान खान माइनस कर दिया, जैसे बजट पे उन्होंने कहा, क्योंकि वो तो एक ही है ना, अभी इकट्ठे होकर बात करते हैं सारे, और उनको ऑप्टिक्स में जैसे आज चाहे वो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की थी, लेकिन वो ठट्ठा लगाते हुए, गपशप करते हुए इमरान खान साहब को बड़ा गिरान गुजरता है कि चाहे वहाँ पे गवर्नर बैठे हों और वहाँ अमीर मकाम बैठे हों। तो वो जो शुरू से उन्होंने आदत बनाई कि मेरी पार्टी के लोग सिर्फ मेरी बात सुने और आपस में रवादारी भी खत्म कर दें, तो ये भी मेरा ख्याल है अली अमीन की सच्चाई होगी इसके ऊपर। ये जो आज तस्वीरें चली हैं, और जाहिर है वो आईनी जरूरत के तहत माननीय चीफ जस्टिस का ओथ है तो वो चले गए, और वो सूबाई सदर है PMLN के, मरकजी वजीर है वहाँ से PMLN के, अमीर मुकाम गवर्नर हाउस में थे। तो थोड़ा सा खान साहब को समझना चाहिए। अभी तो खैर वो मुजाहिमत के मूड में है कि उनके लोग अब बेगम अलीमा कितने लोगों को ला सकेंगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और पंजाब से खास तौर पे। तो पंजाब से लोग क्यों नहीं सर? KPK से तो लोग निकले हैं, पंजाब से क्यों नहीं निकले? जो खान साहब की मेन वरीज हैं, लीडरशिप भी थी उनकी, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, और वजारतें भी ली, मज़े भी किए, अब कहीं पर नज़र नहीं आता। उस्मान बुज़दार साहब जो सबसे बड़े, जिनको खान साहब ने पहाड़ पे बिठाया हुआ था, वो भी कहीं नज़र नहीं आता। वो तो खैर पार्टी छोड़ गए ना, उसके बाद कभी जिक्र ही नहीं हुआ। बाकी भी वहाँ से बड़े लोग हैं, टिकटें नहीं हैं, MNAs के इलेक्शन है, लतीफ़ खोसा साहब हैं, हामिद या खान साहब हैं, सेनेटर हैं, MNAs हैं, वो बहुत कुछ ले चुके हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आते। सर ये पार्टी कहाँ गायब होगी? और उस वक्त गायब होगी जब इन्होंने एजिटेशन के लिए बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। ये आपने जिला डेरा गाजी खान से 2 नाम ले लिए, एक तौसा शरीफ से बुज़दार का, और डेरा गाजी खान से शहर से ले लिया लतीफ़ खोसा का। लेकिन
जो पार्लिमानी लीडर है मोहतरमा ताजगुल साहिबा, उनका नाम नहीं लिया, जो बड़ी मुजाहिमत का इस्तारा है, लेकिन उन्होंने उस दिन पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कहा कि खान साहब ने तो कहा अपने जिले में एहतजाज करना, तो हम तो वहीं करेंगे। तो कुछ लोग उसके ऊपर आज फैसल फरीद के साथ मैं एक जगह बैठा था, तो वो शो में कह रहे थे कि हो सकता है कोई टार्च करें कि घरों से लाइटें निकाल के मोबाइल की दिखाएं कि हम एहतजाज कर रहे हैं, कि क्या इस किस्म का एहतजाज पंजाब से करेंगे। तो इनके अपने लोगों में ये है कि जी जब तक आप जो लड़ सकते हैं सियासी तौर पे उनको क़यादत नहीं देंगे तो इधर उधर से नहीं, बल्कि आज आलिया हमजा के बारे में भी कहा गया कि उनको पंजाब एब्सोल्युटली दे दें और वही चलाएं। लेकिन देखें ना, उनके बारे में सलमान अकरम राजा ने अपने सरबराही में एक कमेटी बना ली थी जिसको खान साहब ने फिर ओवरडू किया कि नहीं खत्म, ये नहीं हो सकती, वो आलिया हमजा को दो, लेकिन उसके बाद वो बैठ गई हैं खामोश होकर। तो कन्वेंशंस ये पार्लिमानी पार्टी, मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ पिंडी में नहीं, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि अंदर खाने जो फड्डे हैं आपस में पार्टी के अंदर, जो डिवीजन है, और अभी आमना भी ये सवाल कह रहे थे शुरू में ही, तो वो इतनी स्ट्रांग और खौफनाक हो चुकी है कि हर कोई अपने घर बैठा होगा, ठीक है जी आप अगर सरदार हैं तो आप अगर सामने आते हैं तो फिर जाएं, बंदे भी इकट्ठे करें, चीज़ें भी करें। इसका जिम्मेदारी जो है आप किस पे डालेंगे? इमरान खान साहब पे डालेंगे कि उन्होंने पार्टी को इस लेवल पर ले आए कि पूरे पार्टी के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या अलीमा खान साहब और बुशरा साहबा पे लाएंगे कि इन्होंने पार्टी को इस तरह हैंडल किया है? बुशरा साहब ने तो आपको याद होगा उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब और हामिद रजा साहब को बड़ी सख्त बातें, गालियाँ तक दी थी। अभी अलीमा खान साहब हैं, वो भी ये कहती रहती हैं अली अमीन को और दीगर लोगों को। सो कौन जिम्मेदार है? पार्टी के लोग खुद जिम्मेदार हैं या फिर यहाँ इमरान खान साहब और बुशरा साहब और अलीमा खान साहब हैं? मैं इनमें से किसको आप समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पार्टी का सरबराह है, जो बानी है इमरान खान, फैसले तो वो करते हैं ना, बाकी तो और फैसलों में, लेकिन ये शुरू से वो चल रहे हैं, वजीर आजम बनने से पहले, बाद में, वजीर आजम होते हुए, वो किसी के कान में कुछ कहते हैं कि तुम जाके बातचीत करो, दूसरे को कहते हैं मुजाहिमत करो। तो जो पॉलिटिकल पॉलिसी है ना वो उनकी नहीं आ सकी, और इन सब के नोट सब इकट्ठे हो चुके हैं कि किसको कब खान साहब ने क्या बात कही, और दूसरे को उसी वक्त में, क्योंकि मिलने वाले तो ग्रुप्स में आते हैं ना, तो या तो वो इख्तियार दे देते, जैसे नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर होते हुए कह दिया था, शहबाज शरीफ भी अंदर थे, कि आप जो फैसले करेंगे हम उन्हें ओन करें। अब यहाँ पे मसला ये है कि अपोजिशन लीडर हो, पार्लिमानी लीडर हो, चेयरमैन हो, वो एक लफ्ज कहते हैं और दूसरा कहते हैं हम खान साहब से मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसी वजह से अपोजिशन का मरकजी इत्तेहाद नहीं हो सका। महमूद खान अचकज़ई बड़े अपसेट हैं कि भाई हमारे साथ क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब हम आरकश्ती जला के आपके साथ खड़े हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सारे रास्ते दिए, लेकिन वो उनकी वो बातें जो उन्होंने क्या मुतालबात किए थे कि मैं तब तहरीक में साथ चलूंगा, ना पीटीआई ओपन कर रही है, मौलाना तो खामोश है कि जी वो बता दें हमने तो बात कह दी थी। तो जब मुतहदा अपोजिशन नहीं गई, उसका जो तासुर बन रहा था कि छोटी ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद पता नहीं क्या रेवोल्यूशन लेके आएंगे, नेशनल एजेंडा बना रहे हैं, वो अब उनकी मीटिंग भी खत्म होगी उस इत्तेहाद की जो तैयारी। अच्छा राना साहब ये बताएं, ये तो चलो हम इमरान खान साहब पे बात होती रहती है, उनकी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स हैं, ठीक हूँ गलत हूँ उनका फैसले हैं, लेकिन हुकूमत का हम देखते हैं कि हुकूमत कितनी सीरियस है कि बातचीत की जाए और खान साहब के मसले को हल किया जाए। यहाँ भी तो सीरियसनेस नज़र नहीं आती। लास्ट जनवरी हमने देखा उन्होंने कहा हमारी मुलाकात करवा दें, जो 5-6 उनके वो थे निगोशिएटर थे, हुकूमत उनकी मुलाकात तक नहीं करा सके। वो कहते हैं ये तो इतने हेल्पलेस हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के उसके बगैर इनकी औकात ही नहीं है, इनसे हम क्या बातचीत करें। तो इमरान खान साहब तो ठीक कहते हैं कि इनसे क्या बातचीत करनी, क्या मुज़ाकरात करने, हम तो एजुटेशन करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की इतनी कैपेसिटी है कि वो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करके कोई हल निकाल सकें, या उनको पिंडी से वहाँ पर इंतज़ार रहेगा कि वहाँ से कोई जो जवाब आएगा हम फिर देख के जवाब देंगे? आप शहबाज शरीफ साहब को कितना वज़ीर आज़म, स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म समझते हैं सर? देखें, इसका दूसरा जवाब यह है कि फौज ने अब भी बराह रास्त ISPR ने पिछले हफ्ते दिया ना BBC को इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने बात कही कि आप सियासतदानों से जाके बात करें। तो बातचीत के बीच में तो उन्होंने छोड़ा था ट्रंप की वजह से, ये तो बहाना था मेरे हिसाब किताब में कि आपने 5 रुपये कमेटी बनाई, उन्हें इख्तियार दे देना लम्हा पर लम्हा किस चीज पे बात करनी है, आप आए हर चीज में मेरे पास वापस आए। उस वक्त ये था कि जनवरी 20 को ट्रंप वोट ले रहे हैं, और अगर उनको ये तासुर चला गया कि ये तो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में, तो खान साहब की रिहाई रुक जाएगी। अब वो आज उस बात को 6 महीने गुजर गए और कहाँ कहानी पहुंची है कि जीरो पे। वो $मिलियन ऑफ डॉलर जो लोगों ने कमाए इस नाम से, बड़े बड़े लोगों के विजिट्स हुए, बैंक बन गए, और कुछ भी ना हुआ, ढाक के 3 बात के वो जीरो पे खड़ा हुआ है। इमरान खान तो वही है ना जेल में, और मुजाहरे क्या किए आपने देखा, कितने लोग गए थे, क्या नारे लगाए, जो लोगों को सिखा के दिखाया था कि नवाज शरीफ के पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे, वो वहां जब हमारे फील्ड मार्शल गए तो वहां पे आपने दुनिया को एक मुजाहरा दिखाया कि हम बस इसी काबिल हैं।
कि पीछे से आवाजें लगाएंगे हम। तो अब ये जो ऑफर शहबाज शरीफ ने खुद जाके बैरिस्टर गौर को की कि आप स्पीकर ऑफिस को बना लें दफ्तर और मुज़ाकरात का रास्ता बनाएं। अच्छा, आप मुज़ाकरात करना क्यों नहीं चाहते? चले गवर्नमेंट कमजोर है ना, आप उनको पब्लिकली गंदा करते हैं ना कि जी देखिए हम आए हैं, हमारे ये मुतालबात हैं, हम सीरियसली बात करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट उस वक्त ये मेरे साथ में तो वो लेम एक्सक्यूज था जी कि आप मिलने नहीं दे रहे। आपने एक मैंडेट दिया, मुतालबात दिए, इन्होंने कहा तहरीरी तौर पे हमें ले आए, हम तहरीरी तौर पे आपको जवाब देंगे। आपने कहा नहीं, आप अभी इसी वक्त देंगे और इन्होंने मुज़ाकरात। इमरान साहब लास्टली हम उस पे आ रहे हैं कि जो खबरें आ रही थी पिछले दिनों में कि शायद सदर जरदारी साहब हैं, इनसे ये इस्तीफ़ा लिया जा सकता है और इसी तरीके से फील्ड मार्शल जो हैं वो सदर बन सकते हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से जेल में जाकर मिल सकते हैं। आप अंदर खाने की बहुत सारी खबरें रखते हैं सर, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है इन इंफॉर्मेशन के बारे में? देखिए, ये जिन मुख्तलिफ साथियों ने ये खबरें दी ना, मैं उनके बारे में कोई तबसरा नहीं कर रहा, मैं तो अपनी राय दूंगा ना। हमने और कामरान शाहिद ने तो खुद कह दिया कि मेरी खबर का 2 फिक्रे लेके चला दिए गए, जबकि मैंने ये नहीं कहा था। ये एक वेबसाइट से खबर आई थी, मैंने वो पढ़ी और वो मेरे नाम पे लग गई, तो मैं तो वो खुद ही पीछे हट गए उस बात से। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ अपनी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे किसी चीज में, मुशावरत में। फिर अब पंजाब में वो कभी कभार इन होते हैं, वो अपनी पार्टी नहीं चला रहे, जो हुकूमत मरकज में और पंजाब में बनाई है उसमें वो फाल किरदार अदा नहीं करे, तो इमरान खान के लिए क्यों जाएंगे? वो गए थे जब वजीर आजम थे, जब धरना गए थे वो तो बनी गाला चले गए थे, बदले में इमरान खान ने सड़क ले ली। वो बड़ापन था कि जनाब आप मेरे खिलाफ तहरीक चला रहे, बैठ के बात करते हैं। अब शहबाज शरीफ ये 3-4 दफा कह चुके हैं, नवाज शरीफ को तो कोई नहीं कहता था बेख्तियार नहीं है, मैंने शहबाज शरीफ का काम लगाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ रास्ता आपको दिखवा भी दे सकते हैं। उनकी भी सियासत इसी पे है कि पीटीआई मौजूद रहे पार्लिमानी पार्टी में। इस तरह जिंदगी में जमूद नहीं तारी रह सकता, उसको चलना होता है, वो खुद चल के आए हैं ना। तो अब ये रास्ता बनाना पड़ेगा। आप जरदारी साहब पे कह रहे हैं, देखिए आज एक स्पेशल अकाउंट है पारा का, उसने इन दोनों खबरों के ऊपर उन साफियों की पुरानी जो खबरें गलत साबित हुई वो भी लगा दी साथ। नहरों की जो प्रेस रिलीज प्रेसिडेंसी ने दी, तो खुफिया कैसे हुई थी ब्रीफिंग? जब जिस दिन ब्रीफिंग हुई और DGISI की तस्वीर लगी हुई है उसमें जो ट्विटर पे गई है, अब ये उन दोनों ने जवाब देना है कि हमने ये कहां से ढूंढी, क्योंकि तासुर ये आया था कि ये अपारा से खबर दी गई है, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हम तो इस खबर के पीछे नहीं है। तो अब उनका तो गवर्नमेंट का जो अलायंस है और जो एस्टेब्लिशमेंट है आपस में मिक्स है। मेरे सामने उनमें अभी तक कोई दरार नहीं है किसी किस्म की, और शहबाज शरीफ पैदा भी नहीं होने दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मैं ज्वाइन किया, मेरा ख्याल आपने ब्रेक पे जाना होगा उस पर। जी, प्रोग्राम में हुआ जाता है ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वाशिंगटन DC से अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम थ्रू द शो। सर ये बताइए कि पाकिस्तान में जी पूछो सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ट्रंप के जो नोबेल प्राइज़ पे उन्हें नॉमिनेशन पे एतराज़ात उठाए जा रहे थे, अब उसके बाद इसराइल भी मैदान में आ गया है, कैसे देखते हैं इसको सर? अब तो ये पहले तो मैं समझता था कि यूं ही ट्रंप साहब ने एक बात कर दी है, लेकिन अब तो लगता है ये सीरियस मामला है। सिर्फ इसराइल ने नहीं किया है, और यहाँ अमेरिका में भी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स कर रहे हैं, कई कांग्रेसमैन ने किया, आपसे ज़्यादा कर दिया है, फिर मुख्तलिफ अदारों से करवाया जा रहा है, और दूसरे मुल्कों के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी कर रहे हैं। अगर सिर्फ ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो कि बहुत जाहिर है कि होना था कि यूक्रेन ने जो कबीर को उन्होंने वापस दे दिया है। तो अब लगता है कि ट्रंप इंतजामिया जो है इस मामले में सीरियस है, वो शायद सचमुच चाहते हैं कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाए। मैं तो पहले समझ रहा था कि यूं ही एक बात है, लेकिन ये बात नहीं लगती, अब एक सीरियस एफर्ट लगता है ये। तो आपको क्या लगता है कि ये मिल जाएगा नोबेल पीस प्राइज़? क्योंकि 3 क्रेडिट तो बड़े ले चुके हैं, अभी चौथा भी शायद सीज़ फायर जो है गज़ा में वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट खबरें आ रही हैं कि शायद मामलात जो हैं करीब ही हैं। तो 4 सीज़ फायर, 4 जंगें बंद कराने का क्रेडिट तो वो ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर मिलेगा उनको नोबेल प्राइज़? अगर गाजा में हो गया कुछ तो मिल जाएगा मेरा ख्याल है, क्योंकि गाजा का बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर वो किसी तरह, अभी जो बात देखना यहाँ से नजर आ रही है, बजाय पाकिस्तान से जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ तो ये नजर आ रहा है कि लगता है कि इसराइल जो है वो इसराइल जो है वहाँ से गाजा से फलस्तीनियों को
अगर थोड़ी कोशिश और करे तो उनको दिखा सकता है बाहर, और उसकी यही कोशिश कर रहा है। तो अगर सदर ट्रंप उसको रोक दें और वहाँ किसी तरह ये जस्टिफिकेशन हो कि भी वहाँ जो तजवीज़ें यहाँ सुनने में आ रही हैं, अब तक तो कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं आई है कि वो वहाँ रहेंगे, वो इलाका न्यूट्रल कर दिया जाएगा, बीच में अक़वाम मुत्तहिदा की फौज लगा दी जाएगी ताकि उधर के तरफ ना आ सके, तरफ उधर ना जा सके, और वो फिर एक समझ लें एक मोहल्ला होगा फ़लस्तीनियों का जो यूएन के निगरानी में हो। इस तरह की कोई बात हो जाती है तो उसको यहाँ बहुत बड़ी बात समझी जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा तो फ़लस्तीनियों के लिए कोई और तवक्को की भी नहीं आ सकती कि अलग पूरी मुकम्मल रियासत बन जाए। वो तो एक मोहल्ले की जितना एरिया है उस इलाके का, तो मोहल्लों की हुकूमत तो नहीं बनती। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं है कि क्या तजावीज़ें क्या हैं। अगर गाज़ा में उन्होंने पीस कर दिया तो नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी वो नेतन्याहू साहब जो हैं वो अमेरिका आए हुए हैं, उनकी क्या वह खबरें हैं, क्या कुछ कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी टॉक्स, कोई एग्रीमेंट अमेरिका में, क्या उसके बारे में बात है? बात तो सारी जो गुफ्तगू सारी फोकस गाज़ा पे हो रही है कि गाज़ा में वो पीस को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। आपको पता है कि उनका वो एक दाएं बाजू के सियासतदान हैं, ऐसे ग्रुप से ताल्लुक है जो फ़लस्तीनियों के लिए अलग रियासतों की कीमत पे नहीं मानता, जो ये समझते हैं कि 7 अक्टूबर को के अटैक के बाद फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालना ज़रूरी है। और शुरू में ये बात की भी गई थी, ये भी कहा गया था कि जो दूसरे जो अरब ममालिक इन फ़लस्तीनियों को ले लें। तो अब अगर जो भी इस सिलसिले में जो भी गुफ्तगू हो रही है वो गज़ा के हवाले से यहाँ हो रही है, अक्सरियत तो अमेरिका में ये चाहती है, इस पर ये बगैर तरदीद से खौफ की बात कही जा सकती है कि अक्सरियत चाहती है कि गज़ा में किसी किस्म का कोई समझौता हो जाए, कोई सुलह हो जाए, और अक्सरियत ये भी चाहती है कि ये भी समझती है बल्कि कि वहाँ से निकालना फ़लस्तीनियों की ज़्यादती होगी, वो उनकी सरज़मीन है, उनका हक़ है और उनको मारना चाहिए। बस ये चाहते हैं अमेरिका में जो लोग हैं, वही चाहते हैं कि हमास का किसी तरह खात्मा हो जाए, वहाँ से मिलिटेंसी का खात्मा हो जाए और वो एक गैर मुसल्लह और पुरअमन इलाके के तौर पर सामने आए। कैसे मुमकिन होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, बड़ी उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड बात की है, जैसे ट्रंप के बारे में कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत के मालिक हैं, तो उन्होंने कहा जनाब के जो इन पर चार्जेस हैं, करप्शन चार्जेस हैं, उस पर नेतन्याहू पे वो ड्रॉप किया जाए। उन्होंने इसराइली हुकूमत या इसराइली अदालतों को कहा हुआ है। उस पर अमेरिका में क्या रिस्पांस है कि कोई किसी एक मुल्क का प्रेसिडेंट दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म के करप्शन चार्जेस अदालती प्रोसेस पे वो असरअंदाज हो सकता है, वो कह सकता है कि जनाब के इनके पे जो केसेस हैं वो आप वो करें, क्योंकि ईरान के साथ इन्होंने जंग लड़ी और उनका ख्याल है कि बड़ी कामयाब जंग लड़ी है, लिहाजा उन पर करप्शन अगर की भी है तो माफ़ कर दें क्योंकि उनका काज बहुत बड़ा था। दो बातें हैं। पहले तो अमेरिका में इसराइल को उस तरह अलग मुल्क अलग रियासत तो समझता जाता है भी और बहुत दूर है, लेकिन इस तरह अलग नहीं समझा जाता कि उससे अमेरिका कोई उसके अंदरूनी मामला से बोल ना समझे। इसराइल के बारे में नहीं समझा जाता है कि भाई हमारे ही लोग हैं, यानी मुल्क अलग है, लोग हमारे हैं, तो अमेरिकी कुछ भी चाहे बयान दे सकते हैं और इसराइली भी इसको मान नहीं करते, अमेरिका की मुदाखलत को वो कम करते हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि सदर ट्रंप की कोशिश ये है कि अगर वो गज़ा में किसी पीस डील को नेतन्याहू मानते हैं तो उसके बदले में शायद वो ये भी चाहेंगे कि उनका जो सियासी मुस्तक़बिल है और उनकी जो इसराइली हिस्ट्री में हैसियत है वो भी महफूज रहे, और उसको यकीन दिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके खास चार्जेस हैं करप्शन वगैरह के वो ख़त्म हो, ताकि सारे इसराइली उनको एक नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर के तौर पर माने। तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे ही गज़ा के मामले को हल कराना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ इसका हिस्सा लगता है। अच्छा, गज़ा का नाम हो गए अभी तक कहना मुश्किल है। अगर गज़ा का मसला हल होता है तो उसके बाद जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है, जो वो 7 अक्टूबर 2023 से पहले हो रही थी, सऊदीज़ वगैरह और दीगर मुसलमान ममालिक तैयार थे कि 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात हो रही थी, अब्राहम अकॉर्ड वगैरह की बात हो रही थी, आप समझते हैं कि इसके बाद दोबारा वो रिवाइव हो जाएगी? इतनी सारी जंगो जदल के बाद 50-60 हज़ार वहाँ पे गज़ा में ये मासूम बच्चे औरतें मारे गए, ईरान के साथ इतनी बड़ी वार हुई है, पूरा खित्ता डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके चांसेस हैं कि फिर वो ये एग्रीमेंट हो सकता है जिस एग्रीमेंट के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी गई है? सर देखते हैं कि अमेरिका में ये समझा जाता है
कम से कम ट्रम्प इंतजामिया ये समझती है, ट्रम्प इंतजामिया ने अब्राहम अकॉर्ड की इब्तिदा की थी, वो ये समझती है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में पीस का जरिया यही है कि जो खित्ते के दीगर ममालिक यानी अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लें और उसके दोनों से ताल्लुकात हो जाए, आना जाना हो, और इसराइल भी जो मकबूजा इलाके हैं वहाँ से निकल जाए। मकबूजा इलाकों में वो शाम तो फलस्तीन नहीं शामिल है, लेकिन बाद के कुछ शाम के बाद कुछ इलाके होंगे, लुबनान के कुछ इलाके होंगे, उनसे पीछे हट जाए और अरब ममालिक उसको पूरी तरह तस्लीम कर लिया, उनके नॉर्मल ताल्लुकात हो ज़्यादा और वो उसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमन की कोई और सूरत नहीं है। तो उनकी तो कोशिश यही होगी कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो नाफिज हो और सऊदी अरब पहले तस्लीम करे, उसके बाद कुछ और ममालिक करें, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम सर फहरिस्त है कि पाकिस्तान को भी तस्लीम करना चाहिए। अब फिर हालात पे डिपेंड करता है, अगर तो इसके रेजिस्टेंस होती है कि मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं, हंगामे होते हैं अरब ममालिक में, तो फिर तो ये नहीं होगा। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि अरब ममालिक में कुछ प्रोटेस्ट हो, अगर कहीं हुआ तो पाकिस्तान में थोड़ा होगा, तो पाकिस्तान तो ये कर सकता है कि कुछ ऐसे रिकग्निशन डिले करता है बाद में करे, लेकिन अरब ममालिक में अगर प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ तो वो आसानी से डिले कर देंगे और फिर बात जो है अब्राहम अकॉर्ड के इम्प्लीमेंटेशन पे चली जाएगी। अच्छा सर, इलान मस्क ने जो ऐलान किया है कि मैं अपनी थर्ड पार्टी बना रहा हूँ, और उस पे उन्होंने ट्रम्प साहब ने भी उनका एक तरह का मजाक उड़ाया कि जनाब का 2 पार्टी सिस्टम है और यही चलेगा, तीसरी पार्टी की गुंजाइश नहीं है। आप क्या समझते हैं? इलान मस्क जो है, क्योंकि ट्विटर उनके पास है, सोशल मीडिया वो फोरम वो करते हैं, वो समझते हैं कि ट्रम्प को मैंने जितवाया था, मैंने इन्फ्लुएंस किया, तो अब अपनी पार्टी बनाने के लिए मैं सपोर्ट गैदर कर लूँगा। तो आपको लगता है कि ये इलान मस्क साहब जो हैं अकेले एक नई पार्टी खड़ी कर लेंगे, या जैसे जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं फेसबुक पे 10 लाख फॉलोअर देखकर वो भी बेचारे कराची आ गए थे और फिर हमने देखा एक बंदा भी उनको कराची लेने पे नहीं आया था। सो ट्विटर सोशल मीडिया की जो फेम है या ये जो पॉलिटिकली तौर पर पावर फील होती है, तो आपको लगता है कि ये कुछ डेंट डाल सकेंगे, और या फिर वही असर होगा जो उन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है? जनरल मुशर्रफ के बारे में बाकी थोड़ा सा वाकया बताऊं। जब वो आए थे यहाँ अमेरिका जाने से पहले पाकिस्तान, तो उन्होंने ये बात की थी, यहाँ हम लोगों को जो यहाँ पाकिस्तानी साथी हैं कुछ उनको बुलाया खाने पे, और वहाँ उन्होंने कहा ये कि हम जो है आपको बुलाना चाहते, मैं जाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान और ये मेरा इरादा है, और मेरे 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, तो मैं जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा, तो आपकी पर्सनल राइट क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि सर आप अगर सियासी राय पूछ रहे हैं तो ये है कि आप चले जाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत फॉलोअर्स आप तक छा जाएंगे। अगर आप सिंसियर पूछ रहे हैं तो मेरी राय मुख्तलिफ है, कहेंगे सिंसियर बताएं, तो मैंने कहा था सर बिल्कुल ना जाएं, या आपको कोई फॉलोअर नजर नहीं आएगा और आप जाके फंस जाएंगे। अच्छा। तो मैंने जरा ब्लंटली कह दिया था, तो उससे मैंने कहा कि मैं सदर रहा हूँ, जनरल रहा हूँ मुल्क का, मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। मैंने कहा सर आपसे मैंने पहले पूछ लिया था कि मैं सिंसियर राय दुनिया ने, तो मैंने सिंसियर राय दी है अपनी। तो बात ये है कि इस हवाले से जो आपने आपका सवाल के हवाले से था, मैं इलान मस्क का कह रहा था, इलान मस्क भी समझते हैं ना कि सोशल मीडिया मैं कंट्रोल करता हूँ। इलान मस्क साहब का भी यही मसला है। देखिए टेस्ला का हेड होना और अमेरिकी सरमायाकारों की मदद से नंबर 1 बन जाना, दुनिया में अमीर तरीन शख्स बन जाना अलग बात है, और अमेरिका में सियासी पार्टी बनाना अलग बात है। आप ये देखें कि सियासी पार्टियां बनाने की अमेरिका में पहले भी कोशिश की। आपके साथ रॉस पेरो साहब थे, खुद सदर ट्रंप ने भी कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका में लोग नहीं, ऐसा नहीं कि नई पार्टियां नहीं है, मौजूद है, ग्रीन पार्टी है, लिबर्टेरियन पार्टी है, कई पार्टी है, लेकिन कोई भी नहीं चलती। लोग जो है 2 मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ ही लगे रहते हैं, और फिर उनके साथ एक मजबूरी इलान मस्क के साथ ये भी है कि वो क्योंकि बॉर्न अमेरिकन नहीं है तो सदर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, उनकी अपील लिमिटेड होगी, और ये आपको मालूम है कि अमेरिकी सदर के पास ये इख्तियार भी होता है कि अगर वो चाहे
तो इनकी सिटीजनशिप भी खत्म कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इलॉन मस्क के इसके कितने चांसेस हैं वैसे कि इसके कितने चांसेस हैं कि जिस तरह लड़ाई चल रही है ट्रम्प साहब की और इलॉन मस्क की, कि किसी दिन वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर ही दें कि इनको साउथ अफ्रीका जाके छोड़ें अगले जहाज पे बिठा के? बहुत मुमकिन है। तो सदर ट्रम्प खुद बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, डिपेंड खुद इलॉन मस्क पे करेगा। जाहिर है बीच में लोग होंगे जो सुलह सफाई की कोशिशें कर रहे होंगे, अगर हो गया तो अच्छा है, वरना ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया अमेरिका से बराह रास्त, थैंक यू। जी बिल्कुल, प्रोग्राम में अब एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बेटे की जो गाड़ी है उस पर चालान हुआ है और मरियम नवाज़ ने शाबाश दिया ट्रैफिक पुलिस को। तो सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है सर, कि कुछ लोग कह रहे हैं ये ड्रामा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई में कानून सबके लिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लग रहा है? बड़ा अहम सवाल है और इस वक्त पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ट्विटर सोशल मीडिया पे ये सारी बहस हो रही है। एक जो उनके सिंपथाइज़र हैं मरियम साहबा के या उनकी पार्टी के, वो समझते हैं कि उन्होंने देखें कि उनके बेटे की कोई गाड़ी का चलान हुआ तो उन्होंने वहाँ पे कोई एक्शन लेने की बजाय उन्होंने उनको शाबाश दी है, वो जो पुलिस वाले थे। दूसरे कहते नहीं जनाब ये तो ड्रामा ही था, स्टंट ही था, किसकी जुर्रत है, इन्होंने जानबूझ के अपनी खबरें लगवाने के लिए, पोस्टर लगवाने के लिए और यहाँ पे बैनर लगवाने के लिए, तारीफ़ें कराने के लिए किया। अब दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है कि अगर ये काम उन्होंने ड्रामा करने के लिए भी किया है तो इवन देन इस तरह के ड्रामों की इस सोसाइटी को ज़रूरत है। यहाँ पे होता यह है कि जिसको भी पुलिस वाला जो बेचारा रोकता है तो वो आगे से आके रुकने को तैयार नहीं है, रुकता है तो वो इस तरह की गुफ्तगू करता है कि मैं फलां एमपी हूँ, एमएनएज हूँ, माजी में देखें। और मुत्तल, मोस्टली पुलिस वाले मुत्तल होते हैं या उनके खिलाफ कोई एक्शन होते हैं, कोई सहाफ़ी निकल आता है, कोई एंकर निकल आता है, कोई ब्यूरोक्रेट निकल आता है, कोई पुलिस वाला निकल आता है, कोई जज निकल आता है। ये हमने चीज़ें देखी हुई हैं और डर के मारे वो रोक नहीं सकता किसी को। सो अगर ये ड्रामा किया गया है कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि वज़ीर आला का बेटा जो है अगर वो भी कोई गलत हरकत कर रहा है रोड पर या उसकी कोई गाड़ी कर रही है तो उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब इसके 2-3 इसके मैसेजेस हैं जो ऑन ग्राउंड जाएंगे। एक तो पुलिस वाले को एतमाद मिलेगा, जितने पंजाब में खड़े उन्हें यह पता चल गया है कि मरियम नवाज साहबा के बेटे का अगर हो सकता है चलान और वो माइंड भी नहीं करती हैं और ट्रांसफर भी नहीं हुआ, उल्टा शाबाश मिली है, फिर तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सहाफ़ी है, एंकर है, जज जर्नल है, जो भी है हम उसको कर देंगे। ये एक आपका पॉजिटिव साइड है। लोगों को भी फील होगा कि जनाब अगर हमारे चलान होते हैं, अगर उसका सफदर का हो सकता है, उसके बेटे का जुनैद सफदर का, तो हम किस खेत की मूली हैं। मैं भी पीछे कल को ये किसी को तारुफ कराते डरूंगा कि उन्होंने वज़ीर आला के बेटे को नहीं छोड़ा। ऐसे ही है, आप उस मोटरवे पे देखें, मोटरवे पे यही कुछ हुआ था कि वहाँ पे किसी को वो रियायत नहीं करते, सबके चलान होते थे, सारे के सारे इंसान के बच्चे बन के जाते मोटरवे पे, वहाँ कोई नहीं लड़ता, कोई बहस नहीं करता। यहाँ पे सड़कों पर होता है कि ये जो आपका ट्रैफिक पुलिस वाला है इसको सीरियस क्यों नहीं लेता। सो ये मैं समझता हूँ अगर ये ड्रामा ही किया गया है, स्टंट भी किया गया है, बाज़ इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में की जाती होती हैं कि वज़ीर आज़म को भी चलान कराया जाता है, वज़ीरों को भी कराए जाते हैं, बड़े अथॉरिटीज़ के भी कराए जाते हैं, ताकि पब्लिक को, आम आदमी को ये मैसेज जाए कि अगर इनको नहीं छोड़ा तो रियायत आपके साथ भी नहीं होती। और दुनिया भर में जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए हमेशा सजाएं ज्यादा दी जाए। सलमान खान को देख लें इंडिया में, वहां पे उन्होंने हिरन का शिकार किया राजस्थान में जाके, अभी तक कितने साल हो गए, 10-15 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक वो केस भुगत रहे हैं। 2-3 रातें वो जाके वहां पे जयपुर के थाने में गुजार कर रहे हैं। और दुनिया में ड्रंक ड्राइविंग करें ना सेलिब्रिटी, मूवी स्टार्स, उनको उसी वक्त गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता है, सजाएं दी जाती हैं कि बड़े आदमी को सजा मिलने से खौफ आता है जो आम आदमी तक पहुंचता है और आम आदमी को क्राइम करने से डरता है। छोटे क्राइम में ये नहीं करता कि इन्होंने उन लोगों को माफ नहीं किया तो हमें कहां पे छोड़ेंगे। सो लोगों की अपनी जगह पे होंगी उनकी कि जनाब ड्रामे करते हैं, ज्यादा अपनी पब्लिसिटी का शौक है, अच्छा नाम बनाने चाहते हैं, वो भी एतराज़ात ठीक होंगे क्योंकि उन्होंने भी हर एक इस पे तस्वीर लगाना शुरू कर दिया कि हर चीज पे मरियम साहबा की तस्वीर होगी, नवाज शरीफ साहब की होगी या शहबाज शरीफ साहब को, जिसकी वजह से लोग अब ट्रस्ट नहीं करते। बट हैविंग सेड ऑल दिस, स्टिल भी मैं कहूंगा ड्रामा सही, एक्टिंग सही, मशहूरी सही, ये काम ठीक हुआ है कि लोगों को मैसेज आना चाहिए, सबको, हमको भी। हम भी सहाफ़ी भी नहीं संभाले जाते, अपने तारुफ करवा कर मैं सहाफ़ी, प्रेस की फट्टी छट्टी लगाई हुई कि जनाब हमारा भी चलान हो सकता है। सो मैं समझता हूँ ड्रामा ही सही ना, ये कम से कम एक ड्रामा अच्छा इन्होंने किया है और इसी तरह होना चाहिए था। ये था आज का प्रोग्राम। एक नए टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।